हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्षितिज गद्यखंड चैप्टर 13 अमर शहीद सागरमल गोपावाला एकांकी है जो उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उसके लेखक देख लीजिए, लक्ष्मी नारायण रंगा। जन्म 1934 और इनकी मृत्यु का नहीं लिखा है। लक्ष्मी नारायण रंगा का जन्म 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ। आपने डूंगर कॉलेज बीकानेर से स्नातकोत्तर यानी एमए की डिग्री प्राप्त की एवं भाषा विभाग जयपुर में मुख्य अनुवादक ने ट्रांसलेशन के रूप में कार्यरत रहे। बाल्यकाल से ही आपका रुझान नाटकों की ओर था, यानी बचपन से ही। अंततः नाटक लेखन, निर्देशन एवं अभिनय में सक्रिय भागीदारी निभाई। मतलब उनको बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था। रंगा जी हिंदी एवं राजस्थानी दोनों भाषाओं में समान अधिकार से साहित्य सृजन करते रहे। मतलब दोनों भाषाओं में समान तरीके से ये साहित्य लिखते रहे। मतलब साहित्य की नई नई विधाएं, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास सब लिखते रहे। आपके नाटक एवं एकांकी मुख्यतः ऐतिहासिक यानी इतिहास से संबंधित, सामाजिक यानी समाज एवं समसामयिक विषयों को आधार बनाकर लिखे गए हैं। इनके द्वारा रचित नाटक एवं एकांकी अभिनय एवं रंगमंच की दृष्टि से बेहद सफल रहे हैं। इनको सन 2006 में राजस्थानी भाषा में रचित पूर्णमिदम रंग नाटक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस चीज को अंडरलाइन करिए। मतलब जो इन्होंने एकांकी लिखी है उसको हम रंगमंच पर कैरेक्टर बनाकर उसको रंगमंच पर कर सकते हैं। तो देखिए इनके नाटक टूटती नालंदा है, रक्त बीज, तोड़ दिए जंजीरें, ये सब नाटक और एकांकी है। कहानी है दहेज प्रथा का दान, हम नहीं बचेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हरिया सूटिया, ये कविता है। टमर कंटू, ये बाल कहानियां यानी बच्चों के लिए भी उन्होंने लिखी है। वैसे अधिकतर उनका रुझान अभिनय के क्षेत्र में रहा है। तो ये तो हमने लक्ष्मी नारायण रंगा के बारे में पढ़ा। अब उनकी एकांकी देखिए, अमर शहीद। इस एकांकी में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान के बारे में बताया, स्पेशली आंदोलन के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि सागरमल गोपा, वीर शिरोमणि यानी वीरों में सबसे ऊपर, द्वारा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्योछावर करने की यशोगाथा है। मतलब उनके यश की गाथा है कि उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया। तो उनको कितनी वेदनाएं भुगतनी पड़ी, कितनी मतलब परेशानी आई। आसानी से स्वतंत्रता नहीं मिली हमारी मातृभूमि को। सागरमल गोपा ने जैसलमेर, जो मरुभूमि है, राज्य के स्वेच्छाचारी यानी अपनी इच्छा से चलाने वाले शासन, अत्याचारी एवं निरंकुश यानी जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, सामंतशाही यानी अंग्रेजों के शाहों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया है। मतलब क्रांति की आवाज उठाई है। इससे क्रोधित हो सत्ताधारी यानी उस समय जो सत्ता में थे, सत्ता में कौन था, अंग्रेजी शासन की सत्ता थी, उन्हीं का राज्य था, वर्ग ने उन्हें बंदी बना लिया। बंदी गृह में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। मतलब मानव को देते हैं उससे भी खतरनाक। लेकिन आपने आतताई शासन के सामने, आतताई यानी पापी शासन यानी जो इन पर अत्याचार कर रहा था और उस समय जिनका शासन था वो के सामने झुककर माफीनामा पर दस्तखत यानी साइन करने से मना कर दिया। अंत में इन्हें 3 अप्रैल 1946, हमारा देश 47 को आजाद हुआ था और इन्हें 46 को जेल में ही जिंदा जला दिया गया। आपकी शहादत ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूंक दिए। मतलब इन्होंने जो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान किया, उस बलिदान से हमारे राजस्थान में लोगों में नई जान आ गई।
मतलब ये इन्होंने एक ने बलिदान दिया, इनके इस जज्बे को देखकर 10 नए सागरमल गोपा तैयार हो गए, यानी खड़े हो गए। तो इस तरह से सब लोगों के अंदर क्रांति का जोश उत्पन्न हो गया। तात्विक दृष्टि से अमर शहीद एक सफल एकांकी है। तत्वों की दृष्टि से इसकी संवाद योजना में, संवाद यानी बातचीत, ओजपूर्ण भाषा शैली यानी वीरों से संबंधित है, तो ओजपूर्ण भाषा का तो प्रयोग हुआ ही होगा। प्रयोग शैली पाठकों का ध्यान आकृष्ट करती है। अमर शहीद पात्र परिचय यानी इसके कैरेक्टर, तो सागरमल गोपा जो इसका मुख्य कैरेक्टर है वो है 46 इयर्स स्वतंत्रता सेनानी। ये घटनाएं सच्ची की है। धोती कुर्ता पहने हुए, हाथ में हथकड़ियां, पाँव में दोहरी बेड़ियां यानी डबल डबल बेड़ियां उसके बांध रखी है। ये इसका मुख्य कैरेक्टर है और स्वतंत्रता सेनानी है। गुमान सिंह रावलोत पुलिस अधीक्षक है। ये सब उस समय जिनकी सत्ता थी उनके चमचे हैं। जेलर करणी दान जैसलमेर जेल का इंचार्ज, और बिरबल मुनका सोहिल अहमद कलर सिपाही, ये सब सिपाही हैं आदि लोग। मेन तो सागरमल गोपा है स्वतंत्रता सेनानी। और ये घटना उस समय की है 3 अप्रैल 1946 दोपहर का समय, उस समय की ये घटना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इस एकांकी को आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, यानी इसकी समरी बता देती हूँ। अमर शहीद एकांकी एक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा के शौर्य, साहस एवं बलिदान पर आधारित है। इस एकांकी में 3 अप्रैल 1946 की घटना का चित्रण किया गया है। जैसलमेर जेल में सागरमल गोपा को हथकड़ियां बेड़ियां पहना रखी है। पीछे से गुमान सिंह रावलोत आकर कहता है कि महारावण जवाहर सिंह जी से माफी मांग लो। उस समय जवाहर सिंह जी की सत्ता, मतलब वो थे शासन में। तो राष्ट्र प्रेम की खातिर सागरमल गोपा माफी मांगना अनुचित बताता है, मतलब उसने नहीं मांगी। सागरमल गुमान सिंह को अन्नदाता के साथ गद्दारी करने वाला और स्वार्थी बताता है। वह स्वयं को तथा जैसलमेर की प्रजा को सामंती अत्याचारों से यानी अंग्रेजी अत्याचारों से मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करता है। तब गुमान सिंह गुस्से में आकर सिपाहियों को आदेश देता है कि वे सागरमल को थप्पड़ों, लातों, घूसों एवं लाठियों से पीट डालें। अत्यधिक पीट दिए जाने से सागरमल बेहोश हो जाता है। जेलर आकर सागरमल से सहानुभूति प्रकट करता है। सागरमल स्वतंत्रता प्राप्त करने की रट लगाता है। तभी गुमान सिंह आकर उसे माफी मांगने के लिए कहता है। उनमें आरोप प्रत्यारोप यानी एक दूसरे पर आक्षेप लगाने का क्रम चलता रहता है। फिर गुमान सिंह अपने आदमियों से मिट्टी का तेल मंगाता है, केरोसिन, और सागरमल के शरीर पर तेल डालकर आग लगा देता है। तब भारत माँ की जय कहकर जलता हुआ सागरमल गोपा धरती पर गिर जाता है और अमर शहीद बन जाता है। यह घटना 3 अप्रैल 1946 दिन की है और इसे रंगमंच पर प्रस्तुत की जा रही है इस घटना को। तो देखिए उसी हिसाब से उन्होंने लिखा है, उसी शैली में। पर्दा उठाने पर जेल की कोठरी का आंतरिक भाग दिखाई देता है, मतलब अंदर का पर्दा उठाया है मंच पर, और वैसा ही मतलब वो बना रखा है, क्या कहते हैं उसको, स्टेज तैयार कर रखा है, जेल की कोठरी और ये सब बना रखा है। सामने की दीवार में लोहे का दरवाजा खुला है। रंगमंच के बीच सागरमल गोपा बैठा है, मतलब स्टेज के बीचों बीच। उसके हाथ पीछे करके उल्टी हथकड़ी लगाई हुई है तथा पांवों में भारी बेड़ियों के कारण उनके पांवों में घाव पड़ गए तथा उनसे खून बह रहा है। सागरमल गोपा ने धोती कुर्ता पहन रखे जो मेले कुचेले हैं। बेतों से बार बार पीटने से, बेतों यानी पतली लकड़ी, बार बार पीटने से कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं तथा उन पर खून के दाग लगे हुए हैं। सागरमल के चेहरे पर गहरी वेदना के चिन्ह हैं। वह हिलता है तो दर्द से हल्की चीख निकल जाती है।
वह दांत भींचकर अपने दर्द को दबाने की कोशिश करता है, पर नीचे के अंगों में मतलब उसके गुप्तांगों में मिर्ची की लुगदी यानी मिर्ची को घोलकर लगा रखी है होने के कारण उसके थोड़े हिलते ही तेज चीख निकल जाती है। पीछे के दरवाजे में गुमान सिंह रावलोत खूनी भेड़िए की सी नजर और मुस्कान लिए खड़ा नजर आता है। ये सारा दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया है। तो अब उस दृश्य को देखिए। वैसे तो एकांकी में कैरेक्टर बनाने चाहिए, अगर ये क्लास में होती तो अलग अलग कैरेक्टर बनाए जाते, लेकिन अब जब मैं ही बोलूंगी और मैं ही समझाऊंगी तो दोनों कैरेक्टर मुझे ही पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सागर और गुमान सिंह के बीच में संवाद का आदान प्रदान चल रहा है। तो देखिए, सागरमल गोपा किस स्थिति में बैठा हुआ है स्टेज पर, ये मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है। तो देखिए, वो चीख कर नहीं नहीं, यह पीड़ा, यह अपमान, यह आग अब मुझसे नहीं सही जाती, मतलब जो उसको दर्द दिया जा रहा है वो। गुमान सिंह हंसकर, नहीं सही जाती तो महाराज जवाहर सिंह जी से माफी मांग लो। सागरमल कहता है, माफी किस बात की माफी? कौन से मैंने गलती की है? मैंने कौन से अपराध किए जिसकी मैं माफी मांगू? मतलब जब गलती ही नहीं की तो झुकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। गुमान सिंह, सागर अगर एक अपराध हो तो बताओ। राजद्रोह करके तुमने तो जैसलमेर की नाक कटवा दी। सागर, राष्ट्र प्रेम करके नाक ऊंची करवा दी गुमान सिंह, सारे देश में, सारी दुनिया में। मतलब उसने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। गुमान सिंह कहता है कि लानत है तेरी इस नाक पर। महारावल की जगह यदि मैं होता तो राजद्रोह में तेरी बोटी बोटी निचवा देता, मतलब चमड़ी चमड़ी उधड़वा देता। पर क्यों? इसलिए कि तुमने अन्नदाता के साथ गद्दारी किया। अन्नदाता यानी जो हमारा भरण पोषण करता है। तुमने जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा किताबें लिखी। महारावल को डाकू, खूनी, हिंसक और आतताइयों का रक्षक कहा है। आतताई यानी वही अत्याचारी। इस राज्य को जंगल का राज्य कहा है। ये सागरमल गोपा ने ये 3 किताबें लिखी है, 2 किताबें, और उस 2 किताबों में उसने जैसलमेर राज्य के जो ये हैं सामंतशाही महारावल, इनके बारे में सब कुछ उसने अपनी किताब में लिख दिया है। सागर, अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोच गुमान सिंह, क्या मैंने ये गलत कहा है? बिल्कुल गलत। अरे नमक हराम, तेरी पीढ़ियों ने जिस माटी महारावल का नमक खाया है तूने उसी थाली में छेद किया है गद्दार। मतलब सागरमल गोपा ने जैसलमेर में हो रहे अत्याचार के खिलाफ उन किताबों में सारी बातें लिख दी है। गुस्से से, गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम और तुम्हारे महारावल दोनों हो, जो अंग्रेजों की छत्र छाया पाने के लिए, मतलब चापलूसी कर रहे हैं अंग्रेजों की, मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हो, जनता को डंडे और अंधे कानून से दबाते हो। मैंने जो भी किया जनता के हित में किया है। मतलब जो लोग अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे हैं वो हमारे ही देश के हैं, लेकिन अंग्रेजों की वाहवाही लूटने के लिए और अंग्रेजों की छत्र छाया में रहने के लिए उनकी चापलूसी कर रहे हैं, उनकी जी हुजूरी बजा रहे हैं। गुमान, झूठे, क्या तुमने राज्य की जनता को नहीं उकसाया? क्या तुम लोगों ने ताजियों का झगड़ा नहीं भड़काया? क्या तुम लोगों ने दर्जी सत्याग्रह नहीं कराया? क्या तुमने हड़तालें और भूख हड़तालें नहीं कराई? क्या तुमने क्रांतिकारी कविताएं नहीं लिखी? क्या तुमने जैसलमेर के किले पर तिरंगा झंडा लहराने की घोषणा नहीं की? ये मतलब गुमान सिंह कह रहा है उससे, गोपा से। क्या तुम लोगों ने नहीं कहा कि महारावल को नजराना भेंट नहीं करेंगे, मतलब गिफ्ट नहीं देंगे? क्या तुम लोगों ने संकल्प नहीं किया कि महारावल के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? बोल, तुम लोगों ने यह सब किया या नहीं किया? 100 बार किया और 1000 बार करूंगा। मेरे जीवन का ध्येय ही है जैसलमेर की प्रजा को जागृत कर सामंती अत्याचारों को नष्ट करना, मतलब अंग्रेजी शासन को नष्ट करना। इसके लिए मैं प्राणों की बाजी तक लगा देना चाहता हूँ। मतलब अत्याचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का कार्य किया सागरमल गोपा ने। गुमान सिंह गुस्से से, और तेरे जैसे
पीवुणी है, सपोली है, मतलब सांप की एक प्रजाति है ये पीवुणी है, को मैं पांवों से कुचल देना चाहता हूँ। गुमान सिंह, सागरमल गुमान सिंह, तुम्हारे डायर और ओ डायर मेरी आवाज दबा नहीं सकते। ये डायर और ओ डायर अंग्रेजों के लिए कहा गया है। तुम्हारा नाम महारावल और सामंत मंडल मेरी आवाज से हिल उठेगा। मेरी आवाज में वो आग है जो तुम्हारी राक्षसी सामंती व्यवस्था को शमशान बना देगी, तुम्हारी मौत का पैगाम बन जाएगी। मेरी सांसों की एक फूंक से तुम्हारा जुर्म का राज्य ताश के महल की तरह ढह जाए। अब गुमान सिंह चीख कर, मतलब सागरमल गोपा की बात सुनकर उसको और अत्यधिक क्रोध आता है और वो चीख कर बोलता है, ओ चुप कर कमीने, यह सामंती व्यवस्था तो शमशान बनेगी या नहीं, मेरी मौत का पैगाम आएगा या नहीं, पर तेरी मौत तेरे सिर पर अवश्य मंडरा रही है। ठहर अभी बताता हूँ। जोर से पुकार कर बिरबल, मुनका, सोहिल, अहमद कलर, बाहर से तीनों को आवाज लगाता है। वो तीनों एक साथ हुक्म राव लोथ जी, मतलब ये सारे उनके चमचे हैं। तो गुमान, सिपाहियों से कह दो कि इस आजादी के कुत्ते को थपेड़े, लाते, घूसे, लाठी और बूटों की ठोकरें मारे, मतलब सागरमल गोपा को यातनाएं दी जा रही है। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, मार मार कर इसका कचुमा निकाल दो। बीरबल, बाहर से ही, चलो सिपाहियों निकाल लो अपने हाथ पांवों के बट, मतलब अपने हाथ पांव जो इतने दिन से अकड़ गए हैं और किसी पे उन लोगों ने चलाए नहीं है, तो हाथ पांव जाम हो गए, तो अब उन हाथ पांव के बंट, मतलब निकाल लो इसको मार कर। सिपाही आते हैं, कोई थप्पड़ मारता है, कोई बूट की ठोकर, कोई पीठ पर घुसा, कोई लाठी। सागर हाय हाय करता है। थोड़ी देर ये मारपीट चलती है, फिर वे सागरमल को जमीन पर गिरा देते हैं। उसके पांवों पर सिपाही खड़े हो जाते हैं। वह जोर से चीखता है। गुमान सिंह व सिपाही जोर से हंसते। सागरमल तड़प कर बेहोश हो जाता है। मतलब उसको इस तरह से मानवीय यातनाएं दी जाती थी कि वो उसने जो किताबें लिखी उन किताबों के लिए वो माफीनामा मांग ले उनसे, या माफीनामे पे साइन कर दे, और ये ठेरा देश प्रेमी ये करने को तैयार नहीं है। तो गुमान सिंह, फेंक दो इस जिंदा लाश को। सिपाही बेहोश सागरमल को घसीटकर रंगमंच के एक तरफ डाल देते हैं। इसी समय जेलर दरवाजे में से आता है, वह सागर की ओर ध्यान से देखता है। मतलब ये सारी एकांकी रंगमंच पर खेली जा रही है, तो ये एकांकी इन्होंने लिखी, तभी इस एकांकी को पात्रों के द्वारा रंगमंच पर खेली गई। तो देखिए, गुमान सिंह अभी मरा नहीं है जेलर साहब, अभी तो इसे तड़प तड़प कर मरना है, वो सजा दूंगा किया। जेलर बीच में बात कर, वो तो ठीक है गुमान सिंह, पर सभी को एक ही लाठी से नहीं आंका जा सकता। कहने का मतलब सभी को एक ही प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। ये स्वतंत्रता के दीवाने सर कटा लेंगे पर सर झुकाएंगे नहीं। इनसे तो नीति से काम लेना चाहिए। नीति से मतलब चाल से, मतलब चालबाजियों से, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये मुहावरा है कि मतलब अपना काम भी बन जाए और कोई नुकसान भी न हो। गुमान, असमंजस में आपकी बात समझा नहीं। जेलर, कोई बात नहीं, समय आने पर मैं समझा दूंगा। अब आप जाइए, मुझे सागर को होश में लाकर जरूरी बात करनी है। गुमान, जाते जाते मेरी जरूरत पड़े तो बुला लेना। जरूर। गुमान सिंह जाते जाते रुक जाता है। थोड़ा ठंडा पानी भिजवा दीजिए। गुमान, जेलर सागरमल की हथकड़ी खोलकर उसे सीधा करता है, उसकी नब्ज देखता है। एक सिपाही गिलास और लोटे में पानी लाता है। जेलर सागरमल के मुंह पर 2 बार पानी के छींटे देता है, धीरे धीरे, मतलब उसकी नाड़ी देखता है कि वो जिंदा है कि नहीं मरता, मतलब वो बेहोश हो गया, तो उसके ऊपर ठंडे पानी के छींटे मारता है। अभी तक सागरमल और गुमान सिंह के बीच संवाद चल रहा था। तो गुमान सिंह ने तो सिपाहियों से कहकर उसको शारीरिक यातना दी है सागरमल को, तब भी उसने माफीनामा पर साइन करने से मना कर दिया। अब जेलर साहब आते हैं। देखो, वो उनकी अपनी अलग ही नीति है, वो उस नीति से सागरमल को कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, कराता हुआ सागरमल होश में आता है। जेलर उसे सहारा देकर बैठाते और पानी पिलाता है सहानुभूति से। सागरमल, सागर कराते हुए, जी सागर, अपने पर, अपनी जान पर रहम खा, तेरी हालत मुझसे देखी नहीं जाती, क्या दशा हो गई है तेरी। धन्यवाद जेलर साहब, पर स्वतंत्रता के दीवानों को सहानुभूति की भीख नहीं चाहिए। तो तुम क्या चाहते हो?
हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता। जेलर प्रसन्न होकर, वही तो मैं कहता हूँ, तुम स्वतंत्र हो सकते हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करा सकता हूँ। वो सिर्फ इसकी बात करते हैं और सागरमल गोपा पूरे राज्य मतलब सब जनता की बात करता है। बात समझकर, मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं, भारत माता की स्वतंत्रता चाहिए। तेरी भारत माता तो स्वतंत्र हो या नहीं, पर तेरी सांसों का सूर्य जरूर अस्त हो जाएगा। कहने का मतलब यही हाल रहा तो तेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी, मतलब तेरे प्राण अवश्य निकल जाएंगे। ये इस प्रकार से तुझे यातनाएं देंगे। ये जेलर साहब का कहने का मतलब था। उठने का प्रयास करता है, जेलर सहारा देकर खड़ा करता है। इस स्वतंत्रता के लिए प्राणों के 1000 सूर्य भी अस्त करने पड़े तो मैं हर जीवन में ऐसा करने को तैयार हूँ। पर सागर जरा सोच, अगर वो स्वतंत्रता मिल भी गई तो तुझे क्या मिल जाएगा? तेरा घर, तेरा परिवार। हल्की हंसी के साथ, स्वतंत्रता के दीवाने संसार से कुछ लेने की नहीं, संसार को कुछ देने की तमन्ना रखते हैं। जेलर साहब, वे अपने जीवन की सांसों के मोतियों से अपना घर नहीं, संसार को सजाते हैं। मतलब कहने का कि वे संसार के लिए ही जीते हैं, इस देश के लिए, इस भारत माता के लिए ही जीते। वो तो ठीक है सागर, पर मान लो तुमने जीवन भर संघर्ष किया और फिर भी स्वतंत्रता नहीं मिली तो क्या हो जाएगा? हम तो ये मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम एक लंबा सफर है। हम तो बस प्राणों की मशाल जलाकर उस पर चलना जानते हैं। कितना चल पाएंगे, कितना बढ़ पाएंगे, कौन जानता है। और चलते चलते जिंदगी के कदम थम गए तो ये मशाल हम किसी और के हाथों में सौंपकर मौत की गोद में सिर रखकर आराम से सो जाएंगे। कहने का मतलब कि इतनी यातनाएं दी जाएगी तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये मर जाएगा तो आगे कैसे? तो इसका ये कहना है कि सागरमल का कि अगर मैं मर गया तो मुझ जैसे और नए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खड़े हो जाएंगे। मैं मरा तो 4 और तैयार हो जाएंगे मेरी तरह। पर सागर, जब तक जान है तब तक जान है। क्या तुझे विश्वास है कि इन तेज तूफानों में तुम्हारी ये मशाल जलती रह सकेगी? तेज तूफान मतलब ये जो यातनाएं इसे दी जा रही है, ये जो कष्ट इसे दिए जा रहे हैं। सागर में कहता है कि वह मशाल ही क्या जेलर साहब जो तूफानों में बुझ जाए। फिर भी अगर ये मशाल बुझने लगी तो हजारों दूसरी मशालें प्रज्वलित करके बुझेगी। कहने का मतलब कि अगर मेरे होश, मेरी हिम्मत जाती रही तो हजारों लोगों के अंदर स्वतंत्रता प्राप्त करने की अलग जगा कर मरूंगा मैं। हर मशाल को एक न एक दिन बुझना ही पड़ता है, चाहे जल्दी या देर से। फिर बुझने से क्या डर? पर सागर, उस स्वतंत्रता से क्या फायदा जो मौत के बाद मिले? सागर बीच में बात काटकर, स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है जेलर साहब, वह जानता है इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा। अब देखो, उसने अपनी बात उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश की है। वह अपने प्राण बोकर, खून पसीने से सींचकर यह अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। स्वतंत्रता संग्राम भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है। भागीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया था, युगों युगों तो लोग उसे भागीरथी से अपने तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि सागरमल ये कहना चाहता है कि स्वतंत्रता सेनानी आजादी रूपी आम का जो बाग लगाता है, उस आम का पौधा कुछ साल बाद बड़ा होता है और तब उस पर फल लगते हैं। इस तरह पौधा बड़ा होने और उस पर अमृत जैसे फल लगने में कुछ समय लग जाता है। इस दौरान उसकी सिंचाई आदि देखभाल भी की जाती है। इसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानी आजादी रूपी पौधे का बीज बोता है, उसे अपने प्राणों का अर्पण कर रोपता है, खून पसीने से उसकी सिंचाई करता है। उस पर लगने वाले आजादी रूपी फल का स्वाद तो बाद वाले लोग या भावी पीढ़ी वाले प्राप्त करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम इसी भावना से लड़ा जा रहा है ताकि भारत के भावी नागरिकों को स्वतंत्रता रूपी अमृत का स्वाद मिले। आज राजा भागीरथी कठोर साधना करके गंगा नदी को धरती पर लाए तो अपने लिए ही नहीं लाए, अभी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसी कारण युगों युगों से लोग अमृत के समान मधुर एवं पवित्र गंगा के पानी से अपने शरीर और मन की प्यास बुझा रहे हैं तथा आगे भी बुझाते रहेंगे। अब जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश की आजादी के लिए लड़ा था, वे तो आज है नहीं। उस आजादी का आनंद तो हमें ही मिल रहा है, वे तो सिर्फ बाग लगा कर चले गए। वो अमृत रूपी फल का आनंद तो हम
ले रहे हैं। कहने का मतलब यही है। गंगा लाने पर भागीरथी का नाम तो अमर हो गया, पर तेरा नाम इस अंधेरी काल कोठरी में घुट घुट कर मिट जाएगा। तो देखिए सागरमल का क्या जवाब होता है कि नींव का पत्थर कब कहता है जेलर साहब की मेरी कहानी बने। नींव का पत्थर जो कोई भी इमारत बनाते समय नींव के अंदर, जमीन के अंदर जो गड़े होते हैं, उस पर खड़ा भवन ही उसकी जीवंत कहानी कहता है। अंधेरे में गलकर भी वह अजर अमर है, चाहे उसका स्वयं का अस्तित्व उजागर न हो। इसलिए नींव के पत्थर का महत्व हर कीर्ति स्तंभ से बढ़कर होता है। कहने का मतलब ये कि राजा भागीरथी धरती पर गंगा नदी को लाया, वह उसे अपने लिए नहीं बल्कि जनता के लिए लाए थे। तो गंगा को लाने का काम करने पर राजा भागीरथी तो इतिहास में अमर हो गए थे, परंतु जेल की इस अंधेरी काल कोठरी में तुम घुट घुट के मर जाओगे और तुम्हारा नाम एकदम मिट जाएगा। तो सागरमल कहता है कि नींव का जो पत्थर है वह जमीन के नीचे दबा रहता है और वह स्वयं कब कहता है मेरा नाम सब और फैले। उस नींव के पत्थर के ऊपर की जो सुंदर इमारत होती है, जो नींव के पत्थर की जीवंत कहानी कहती है, मतलब जीवित कहानी कहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि नींव की मजबूती से ही उस भवन के लंबे समय तक टिके रहने की अनुमान लगाया जाता है और लंबे समय तक टिका रहता है। वही जमीन के अंदर में अंधेरे में रहकर, मतलब जो नींव का पत्थर है वह जमीन के अंदर अंधेरे में रहकर हमेशा अमर रहता है, सदा अपनी जगह पर टिका रहता है और उस सुंदर इमारत को थामे रखता है। तो लोग नींव के पत्थर को नहीं देख पाते, उसका अस्तित्व, पर उसका अस्तित्व बना रहता है। इसलिए इस नींव के पत्थर का महत्व उसके ऊपर बने सुंदर इमारत और कीर्ति स्तंभ से बढ़कर माना जाता है। इसी प्रकार देश को स्वतंत्रता रूपी जो महल मिलेगा, उसकी नींव हम देशभक्त शहीदों पर टिकी हुई होगी। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति